प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग खाना बदोश नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। सुकिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इन्हीं हालत में गांव छोड़ा था। वे ही फिर सामने खड़े थे। आखिर जाए तो कहाँ। सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वह कांप गया था। उसने करवट बदली, मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था। जसदेव ने भी पूरी रात जाग कर काटी थी। सूबे सिंह का गुस्सेल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि जो भी हो वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, क्यों इन चमारों के चक्कर में पड़ते हो। जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उसके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिश निरर्थक साबित हुई थी। इसलिए वह मानो और सुकिया को परेशान करने पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान ना करे, ना कोई रियायत ही बरते उनके साथ। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नज़र थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। सुकिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे, फिर भी हर महीने वे ज़्यादा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए सूबे सिंह की ज्यादतियों को वे सहन कर रहे थे। लेकिन एक तड़प थी दोनों में, जो उन्हें संभाले हुए थी। सूबे सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुकिया से ईंट पाथने का साँचा वापस ले लिया गया था। उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया गया था। मोरी का काम खतरनाक था। मानो डर गई थी, लेकिन सुकिया ने उसे हिम्मत बधाई थी। काम से क्यों डरना। सुकिया का साँचा जसदेव को दे दिया गया था। साँचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया था। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में बना दिया था। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी थी। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौटकर झोपड़ी में गई थी। हैंडपंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी थी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी। इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर आवाक रह गई थी। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई थी। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए थे। जितनी मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था, ना ही किसी जंगली जानवर का ही यह काम हो सकता है। कई लोग का कहना था किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी है। मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बोरा गई थी, जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को ही धराशाही कर दिया था। जसदेव काफी देर बाद आया था।
वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही ना हो। सुकिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा था। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुकिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी थी। सुकिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अधरों को देखा और उसकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उसकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। मानू ने सुकिया की और डबडबाई आंखों से देखा। सुकिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला आई थी। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी की जा रही हैं। वहां रुकना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा, चल, ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था। भट्ठे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया चल पड़े थे, एक खाना बदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेहतरीन पल, पसीने के अक्स जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था या भट्ठा। सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा था। मानो को यकीन था जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था। मानो के सीने में एक टीस उभरी थी, सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर रही थी। उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुट कर रह गए थे। सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर। यहीं पर खाना बदोश नामक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।